हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिसंबर असाइनमेंट 5 कक्षा 12 अर्थशास्त्र। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर असाइनमेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीजी बोर्ड की सभी असाइनमेंट और मॉडल पेपर और एग्ज़ाम बोर्ड से अपडेट हम स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पूरे 20 में से 20 नंबर लाने के लिए असाइनमेंट के आंसर कैसे लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझकर लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बताइए। मुद्रा के आगमन से इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए। तो देखिए, इसमें इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको हिंदी, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहली कठिनाई है वस्तु के विभाजन में कठिनाइयाँ। तो आप हेडिंग डाल के ऐसे लिखेंगे। तो ठीक है, जब पॉइंट में पूछा जाता है तो क्वेश्चन, तो आंसर भी आपको पॉइंट में लिखना होता है। सेकंड है दोहरे संयोग का अभाव। तो ये भी कठिनाइयाँ ही चल रही है, तो कठिनाइयों के हम पूरे 4 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि 4 नंबर में ये क्वेश्चन है। तो देखिए, दोहरे संयोग का अभाव, तो हर किसी पॉइंट को आपको 3 या 4 या 5 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो देखिए, फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है सामान्य मूल्य मापक का अभाव। तो इसमें हम लिखेंगे, इस स्थिति में यह निर्णय करना कठिन होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए। दोनों पक्षों के बीच निर्धारित विनिमय दर के न होने से मूल्य के मापन में कठिनाई होती है। तो ये आपकी होगी तीसरी कठिनाई। उसके बाद आपकी आती है चौथी कठिनाई। ठीक है, तो चौथी में लिखना है आपको हस्तांतरण का अभाव। वस्तु विनिमय में एक और समस्या यह थी कि इस प्रणाली में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती थी। तो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा था कठिनाई, जिसका सेकंड पार्ट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT जी मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन में पूछा था कि मुद्रा के आगमन से वस्तु विनिमय की कठिनाई थी, तो उसको कैसे दूर किया गया था। तो फिर आपको ये हेडिंग डालनी है और उसके बाद लिखना है पहला ही कैसे दूर किया गया था, दोहरा संयोग। तो इसके भी आपको बस 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देंगे आप मूल्य का मापन, कि अब हम किसी भी वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। मुद्रा के बदले अब आसानी से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है वस्तु की विभाजकता। चौथा पॉइंट है मूल्य का संचय। तो देखिए, मुद्रा के आगमन से है जो इतनी उनकी जो वस्तु विनिमय की कठिनाई थी वो दूर हो चुकी है। अब आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक की परिभाषा देंगे। तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा में आप लिखेंगे, केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के लिए कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रण करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। तो ये परिभाषा होगी आपकी 3 या 4 नंबर की। फिर उन्होंने पूछा आपसे केंद्रीय बैंक के कार्य, तो 4 या 5 पॉइंट आप केंद्रीय बैंक के कार्य भी लिख देंगे। तो पहला कार्य, वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही होता है। तो यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वो नोट छापता है। उसके बाद दूसरा कार्य है कि यह सभी बैंकों का मतलब केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्श के रूप में कार्य करता है। फिर तीसरा पॉइंट है, बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण भी करता है। तो यहाँ पे सारे कार्य लिखे हैं जो भी रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक करता है। चौथा है, देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। 5वां पॉइंट है, केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों का हिसाब किताब भी रखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे परिभाषा पूछी थी, परिभाषा भी हमने बता दी और कार्य भी बता दिए हैं। तो आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखने हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर तीसरा आ जाए।
तो प्रश्न नंबर 3 में आपसे साख निर्माण की लिमिटेशन पूछी थी, यानी कि असीमाएँ पूछी थी, ठीक है। तो इसको भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो 4 नंबर में पूछी गई है तो आप 4 पॉइंट लिख देंगे। पहला है मुद्रा की मात्रा, दूसरा पॉइंट है मुद्रास्फीति एवं संकुचन, ठीक है। और इनके अंदर का आप 3 या 4 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो असीमाएँ पूछी हैं तो जितने नंबर में पूछी है उतने पॉइंट आप लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। और अगर आपके पास टाइम होता है एग्ज़ाम में तो आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, तो ऐसे में आपका नंबर नहीं कटता है। तीसरा है मुद्रा को नगद रखने की प्रवृत्ति, तो इस पॉइंट को आप छोटा कर सकते हैं। अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको 4 या बस 5 लाइन की लिखनी होती है, उसमें आपको 1 नंबर मिल जाता है। मेन बात होती है पॉइंट लिखने की। फोर्थ है नगद कोष अनुपात, और 5वां पॉइंट है साख नीति। देश का केंद्रीय बैंक साख मुद्रा का नियंत्रण एवं नियमन करता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन करो। तो देखिए इसमें भी ये भी हमें पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य बताने हैं तो ऊपर आपको हेडिंग डालनी है रिजर्व बैंक के उद्देश्य। तो पहला पॉइंट है सन 1934 में एक्ट के रूप में पारित हुए बिल अनुसार 1 अप्रैल 1935 से भारत का रिजर्व बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज सारे इसके उद्देश्य लिखे हुए हैं, जैसे कि बैंकों के नगद कोष प्राप्त कर दृढ़ केंद्रीय कोष का निर्माण करना जिससे मुद्रा बाजार में लोच पैदा हो, बैंकिंग संकट रोका जा सके तथा बैंकिंग व्यवसाय नियंत्रण रहे। उसके बाद चौथा पॉइंट है, फिर 5वां कृषि के विस्तार व विकास के लिए कृषि साख संबंधी विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, प्रत्यक्ष सहायता की व्यवस्था करना। तो ये सारे जो हैं उद्देश्य हैं रिजर्व बैंक के, ठीक है, यानी कि केंद्रीय बैंक के, सेंट्रल बैंक के। छठा पॉइंट, तो इनमें से आप कोई से भी 5 या 6 सारे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यह असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारिक बैंक साख का सर्जन कैसे करता है, समझाइए। तो देखिए इसमें साख सर्जन की पूरी क्रिया विधि आपको समझानी है एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पे आप इसको पूरा नोट कर लेंगे तो आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरा एग्जाम्पल देंगे तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स असाइनमेंट के आंसर, जो कि आपके दिसंबर मंथ की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। सभी का जो वीडियो सॉल्यूशन है सभी असाइनमेंट की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल या क्रोम पर जाकर सर्च कर सकते हैं HC राइटिंग असाइनमेंट 5 क्लास 12th, और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए पीछे वो आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जहाँ से आप इजीली सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी हैंडराइटिंग में आपको PDF दिए जाएंगे, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।